दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी हैं करते तो चर्चा नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चर्चा हो रही है और हर जगह चर्चा है। आर्यन न्यूज़ पे भी चर्चा है और हम भी चर्चा कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता हमारे साथ सुधीर शर्मा जी बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि चर्चा नहीं होती है। क्या सुधीर जी, चर्चा तो हो ही रही है। चर्चा तो हो ही रही है, चर्चा होगी भी, है ना। और हमें लगता है इस चर्चा के दौरान चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है, सबकी निगाहें बनी हुई है। वैसे स्थिति में अब कल जो होने वाला है, कल क्या होगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय आप लोगों ने एकदम पूरी तरह से मन बना लिया है। ये मन बनाने का विषय नहीं है, विषय है कि हम अपने तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किए हैं, न कभी करते हैं, जिससे कि गठबंधन धर्म की मर्यादा समाप्त हो। बाकी कहना था कि मतलब हम लोग जब समझौता किए थे तो धारा 370, बाबरी मस्जिद या फिर इस तरह जो सांप्रदायिक व्यक्तित्व वाले जो लोग होंगे उनको आप आगे अरे भाई कौन से सांप्रदायिकता, शब्दों की परिभाषा सुविधा अनुसार गढ़ना ये उचित नहीं है। ये आप समझा क्यों नहीं पाए 7.5 सालों में, 17 साल में नीतीश जी को? अगर नहीं समझा पाए तो ये दुर्भाग्य किसका है? अब मैं इस पर नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि शब्दों की परिभाषा समय के अनुसार आप गढ़ते हैं। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी हो या सुधीर शर्मा हो या कोई कार्यकर्ता हमारा हो, सारे लोग पंथ निरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। और न तो लाल कृष्ण आडवाणी सांप्रदायिक हैं, न नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं। सारे हमारे लोग पंथ निरपेक्ष है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। प्रचार करने की जरूरत नहीं है, और सर्टिफिकेट नीतीश जी से लीजिए। फायदा लेने के लिए सारा देश, चाहे वह लालू यादव हो, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे वह रामानुज प्रसाद हो, नीतीश जी नहीं, नीतीश जी भी आपका इसका मतलब फायदा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं क्यों कहूं? आप सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धर्मनिरपेक्ष माना। सहयोग लेते समय हम सांप्रदायिक नहीं थे, सहयोग करते समय हम सांप्रदायिक नहीं थे। आपको राज सिंहासन में बैठाया तब हम सांप्रदायिक नहीं हैं, और आज हम सांप्रदायिक हो गए। ये परिभाषा समय के अनुसार रामानुज जी, बिहार और देश की जनता, बिहार और देश की जनता इसको देख रही है। रामानुज जी, क्या इतने भोले भाले हैं बीजेपी वाले? देखिए, बीजेपी वाले भोले भाले है, सारी दुनिया जानती है। बीजेपी वाले राजीव गांधी के गोली मारने वाले लोग, मरवाने वाले। गलत बात मत बोलिए आप, गलत बात मत बोलिए। गोडसे वही नहीं कोई नहीं आता उस वक्त। गोडसे कभी न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, न गोडसे भारतीय जनता पार्टी में थे, न जनसंघ में थे, न गोडसे आरएसएस में थे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये गांधी की हत्या के बाद आयोग बना, उसने बताया कांग्रेसियों ने आरएसएस को बदनाम करने के लिए सुधीर जी आप हम कहते हैं ये बीटी में है, मुद्दे पे आते हैं, बीटी में है। सफाई दे रहा हूँ, जरा सा हत्या की बात किया तो मैं कह रहा हूँ। चलिए, कि कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को बदनाम किया, आरएसएस की लोकप्रियता से, आरएसएस की ताकत से घबरा करके गोडसे की हत्या में नाम लाया। हमारी बात आप कहिएगा, आप कहिएगा बात एक सेकंड बात सुन लीजिए उसके बाद। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात अभी ये नहीं है कि भाजपा क्या है, मामला ये है कि नीतीश जी क्या कह रहे हैं। हम लोग ये अभी भाजपा से करने के लिए चर्चा आप कराने के लिए बैठे हैं कि साहब गठबंधन, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बेमेल विवाह अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब अपॉर्चुनिस्टिक था। नीतीश जी ने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए बेमेल विवाह किया था। आज तलाक की बात अगर हो रही है तो किस चीज के लिए किया था? अरे हम आपकी बात सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि आप लालू जी के बारे में बताएंगे। नहीं, मैं हम लालू बताऊंगा, मैं लालू जी के विषय में बताऊंगा। आप अगर इस पर आप लोग सुन लीजिए, वो बता रहे हैं नीतीश जी के बारे में, बता रहे हैं लालू जी के बारे में, मैं बता रहा हूँ। देश के लोग जो भी सुनते हैं सबको मैं बता रहा हूँ कि ये बात सही है कि न सिर्फ हम लालू जी, हमारे जो पुरखे हैं, राजनीतिक पुरखे, जिनके नाम लेकर के, जिनके बिना पर हम राजनीति करते हैं, लोहिया जी, उन्होंने भी गैर कांग्रेसवाद में एक प्रयोग किया था। कर्पूरी ठाकुर जी, उस समय भी आप कैलाशपति मिश्र जी हमारे सरकार में शामिल थे। हम ये कहना चाहते हैं कि साहब, देश में जो मामले 67 के बाद हम लोगों ने फिर पटाया था,
हम लोगों ने सर्च करने के बाद आपको छूट ऐसे निकाल करके, और देश में जो महंगाई या भ्रष्टाचार या वंशवाद के खिलाफ जो गैर कांग्रेसवाद की जो लड़ाई हुई, उसमें आपको हम लोगों ने साथ किया, आप साथ रहे, हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब आकर के आपने जब कुर्सी के लिए आपको लगा उग्र रूप आपने धारण किया और देश को जो फिर रास्ते पर चला आया था, देश में जो संविधान में भी संशोधन करके इंदिरा जी ने जो धर्मनिरपेक्षता ये ऐड करके और प्रेम्बुल में जब उसको स्थान मिल गया कि समाजवादी समाज बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष देश बनाएंगे, और उसके बाद जब 92 में आप लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया, तब आप पुनः अछूत हो गए। और नीतीश जी उसके लिए दोषी हैं कि वो आप कहते भी था कि हमने आपको छूत बनाया, अछूत से छूत उन्होंने बनाया। तो हम लोग उसके बाद जब आपके आडवाणी जी को जो देश में आग लगवा रहे थे, रथ लेके निकले थे, उसको लालू जी ने पकड़ के बांधा और उनको कैद में हमने रखा, तब माननीय आडवाणी जी का चेहरा आया, उनको सर्टिफिकेट मिला कि साहब ये देश में सांप्रदायिक लोग हैं, संप्रदायवाद फैलाने वाले, और हमारे नेता को मिला कि नहीं साहब हम धर्मनिरपेक्षता के लिए किसी के हम जा सकते हैं। इसके बाद की जो घटना है तो आपके साथ जो लोग भी गए, राम मंदिर आंदोलन 84 से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और चल रहा था, 84 से चल रहा था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और सिद्धांत उसके 1951 से जनसंख्या से बराबर के थे सुधीर जी, और वहीं था। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बनना था, सुविधा के अनुसार आप भी गढ़ते रहते हैं, ये भी गढ़ते रहते हैं। मैं नहीं करता, हम नहीं करते नहीं, आप सुविधा के अनुसार फिर आपने क्यों छोड़ दिया राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 क्यों छोड़ दिया सत्ता चलाने के लिए? मंदिर अगर बनाना होता तो ये झगड़ा लगाना था, शिथिल किया है, देश में झगड़ा लगाना था। राम मंदिर का निर्माण जब वोट करते हैं, जब वोट करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अभी वोट घटा इन्होंने मान लिया, ये हमारे देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है, तब नरेंद्र मोदी को आगे ला रहे हैं। जब इनको लगता है कि वोट में हम पीछे हट रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, अमेरिका प्रेस भी, अमेरिका प्रेस कांग्रेस भी ये बतावे कि कौन चीज पर वोट मांग रहे हैं, कौन सी का सोशियो इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, किसी मुद्दे में नहीं है। तो ये जब इन परिस्थितियों में फिर आगे किया है नरेंद्र मोदी को, और वही था उस समय। शकील साहब से बात जाएंगे। शकील साहब एक चीज और, आज जयराम रमेश जी ने भी एक बयान दिया। अब तक आप लोग कहते रहते थे कि नरेंद्र मोदी चुनौती नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से जयराम रमेश जी ने बयान दिया कि उनका विचार और उनका व्यक्तित्व आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नेचुरली बहुत ही, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, पार्टी में हमारी मानती रहती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीच में लोग नहीं बोलेंगे कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पे बार बार जो इम्तहानात हुए हैं इस देश में, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और ऐसा अगर नहीं होता तो गैर कांग्रेसवाद की सरकारें बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, न राज्यों में चली न दूसरे चली। तो उसके कारणों को देखना चाहिए कि क्या वजह था। मुझे लगता है कि वो कारण ये हो सकते हैं कि बेमेल मोहब्बतें जो चली उसकी वजह से नहीं हो सकती, जिसका एक उदाहरण तो आज नीतीश और रिसीव किया जा रहा है। जहाँ तक रहा नरेंद्र मोदी जी का सवाल, कांग्रेस के सामने जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हमेशा से इस देश को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, मेल मोहब्बत के नाम पे, अमन और राष्ट्र के नाम पे चलाना चाहती है। उसको कहीं पर भी कुठाराघात डालने का प्रयास बार बार हुआ है। जब भी होगा तब कांग्रेस के लिए वो एक चैलेंज, एक चुनौती के तौर पर रहेगा, क्योंकि देश के साथ जो उसका रिश्ता है, देश को जोड़ने वाली ताकत के साथ जो रिश्ता है उसका, उस रिश्ते को बार बार मजबूत करना चाहती है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी अगर सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है चुनौती के साथ हम जनता के बीच जाएंगे कि ये चेहरा और इस तरह की सोच, इस तरह के विचार देश की जनता के सामने, देश की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए खतरनाक है। तो ये बात तो जाहिर सी बात है कहनी ही पड़ेगी, उसमें कोई उसमें छुपाने वाली बात है। लेकिन आपके तमाम नेता लोग नाराज हो गए हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी से लेकर जगदम्बिका पाल, सब लोग नाराज हैं, काफ़ी खफा हैं जयराम रमेश जी से, आपने गलत बयान दिया है। चलिए जरा अभिरंजन जी से भी जान लेते हैं। अभिरंजन जी, जो स्थितियां बन रही है वैसे स्थिति में, हालांकि आपने कहा कि होगा तब देखा जाएगा, लेकिन हम पहले से जरूर सोच सकते हैं, और जो स्थिति बन रही है बिहार में, नीतीश जी इस अलग होने के बाद कितने मजबूत होकर उभरेंगे, या भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है, कांग्रेस किस दृष्टि से देख रही है, आरजेडी किस दृष्टि से देख रही है इन तमाम घटनाक्रमों को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पर आने से पहले ये कह देना चाहता हूँ कि अभी आपने देख लिया होगा, इतनी सी चर्चा से आपको ये समझ में आ गया होगा
कि अब नरेंद्र मोदी को जब से बीजेपी ने आगे किया है और उसके बाद जो भी राजनीतिक समीकरण बनेंगे, तो अगला चुनाव जो है पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे लड़ा जाएगा। इसमें जो है आप देखेंगे विकास का नारा पीछे छूट जाएगा, इसमें महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। ये पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे लड़ा जाएगा। इसमें जो है आप देखेंगे साधुओं का समागम हो रहा है, मौलवियों का मिलन हो रहा है, भगवा आतंकवाद की बात हो रही है, इस्लामिक आतंकवाद की बात हो रही है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई टीका लगा रहा है। आप देखेंगे कि हिंदुओं की बातें हो रही है, मुसलमानों की बातें हो रही है, वोटों का गणित जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तो साफ हो गई है। और नीतीश कुमार भी जो अभी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर हम बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो हमको मुस्लिम वोटों का फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार का ये समीकरण है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जरूर होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में मुसलमानों का वोट जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मिल जाएगा। मैं ये मानता हूं कि बिहार में मुसलमानों का वोट उस पार्टी को मिलेगा जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराएगी उस लोकसभा सीट पर। सपोज करिए कि किसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल हराने की हैसियत में होगी तो मुस्लिम मतदाता जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा, न कि नीतीश कुमार को उसकी सहानुभूति मिलेगी। इसी तरह से जिस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी हराने की स्थिति में होगी उस सीट पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो नीतीश कुमार अपने मन से यह खुशफहमी तो निकाल दें कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो उन्होंने एक झंडा उठा रखा है उसका फायदा उनको पूरी तरह से 100% मिल जाएगा मुसलमानों की तरफ से। ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है जी। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि किसको फायदा होगा और इन्होंने क्या सोचा है, तो एक तो इनकी सोच ये रही नीतीश कुमार की कि मुसलमानों का वोट मिलेगा। दूसरा, कहीं से उनको किसी ने ये बताया है कि शायद जो है चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को सजा होने वाली है, क्योंकि जिस मामले में अभी कुछ लोगों को सजा हुई है उस मामले में लालू यादव भी हैं और जगन्नाथ मिश्र भी हैं और इन सब लोगों को भी सजा हो सकती है। तो ऐसा इन्हें शायद बताया गया है कि जब ये लोग जेल चले जाएंगे तो आरजेडी जो है कमजोर पड़ जाएगी और आरजेडी में चूंकि लालू यादव के अलावा कोई दूसरा नेता है नहीं तो आरजेडी कमजोर हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आपको तोड़फोड़ करना बहुत आसान हो जाएगा और आरजेडी का जो बीजेपी विरोधी जो वोट बैंक है वो वोट बैंक हो सकता है आपकी तरफ चला आए। उसमें कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ यादव भी हो सकते हैं और इस तरह की कई जातियां हो सकती हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है नीतीश कुमार जी को दिया गया है। प्लस नीतीश कुमार जी को यह भी लगता है कि समीकरण कोई इस तरफ से मुड़े कि जो शकील साहब की पार्टी है, निश्चित रूप से इतनी दफा उन्होंने बीजेपी की भावना के खिलाफ जाकर इनकी पार्टी के नेताओं को थैंक यू बोला है, तो उनको कहीं से यह भी लगता है कि शकील साहब की पार्टी जो है कहीं से बिहार में उनको सपोर्ट कर दे। और मैं यहां तक आपको बता रहा हूं कि अभी भी जो वो 118 सीटों पर बने हुए हैं और उनको कई विधायकों की जरूरत है, तो अभी भी वो कांग्रेस की तरफ जो है भरी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अगर 4 निर्दलीय मिल जाएं, 4 कांग्रेस वाले मिल जाएं तो ज्यादा तोड़फोड़ करने की स्थिति नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार जी के ये सब समीकरण है। अब इसमें देखिए क्या होता है, कितना मुसलमान वोट उनको मिलता है। लालू यादव जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर लालू यादव जेल चले भी जाते हैं तो उनकी पार्टी आरजेडी बिल्कुल बिखर के जो है बर्बाद हो जाती है कि नहीं हो जाती है। कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। ये सारे सवाल चूंकि भविष्य के गर्त में है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अभी जो महल बना रहे हैं उसमें अभी मुझे लगता है उसकी नींव जो है भुरभुरी है, उसमें अभी मुझे जो है सीमेंट कम और बालू ज्यादा नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दूरगामी नुकसान जो है नीतीश कुमार को हो रहा है। निश्चित रूप से कम इतना तो जरूर होगा कि अगर कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं हो पाया तो कम से कम वो 20 सीटों पर तो नहीं रह पाएंगे, वो 20 सीटों से निश्चित रूप से नीचे जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, तात्कालिक नुकसान उनको जबरदस्त ये होगा कि अभी बीजेपी भले कह रही है कि हमने मिलकर विकास किया है, लेकिन यही बीजेपी जो है जब 4 दिन के बाद उसको विपक्ष में अगर बैठना पड़ जाएगा तो यही कहेगी कि इन लोगों ने मिलकर जो है इन्होंने सरकार को डिरेल कर दिया और हम लोगों को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया। अभी आपने देखा कि कटिहार में कल ही नीतीश जी पर कुर्सी चली है, तो बीजेपी के भाई जब विपक्ष में बैठेंगे तो कुर्सी चलने की ऐसी घटनाओं को जिसको अब तक वो जस्टिफाई करते रहे हैं, उन घटनाओं पर वो मुखर होकर बोलेंगे। तो नीतीश कुमार जी को अभी बहुत सारे तात्कालिक नुकसान तो दिखाई दे ही रहे हैं। बाकी आप देखिए क्या समीकरण बनता है। बीजेपी को भी कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम बिहार के अंदर। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में निश्चित रूप से मुसलमान मतदाताओं की संख्या 16-17% है और वो इनके पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगा। और एक ध्रुवीकरण जो होगा, अभी बीजेपी बिहार के अंदर इतनी मजबूत हालत में नहीं है कि वो इस तरह के ध्रुवीकरण में उसको हमेशा फायदा ही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिंदू होता है, जो हिंदू वोटर है,
वो 5 में से 1 देता है इनको वोट, 5 हिंदुओं में से 1। और हिंदू आमतौर पे इस तरह की राजनीति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है और उसके वोट कई पार्टियों में बटे होते हैं। तो बीजेपी का कम से कम बिहार के अंदर जो सपना है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कि अगर लालू यादव को जेल जाने की स्थिति नहीं बनी, चारा घोटाले में उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं बनी, और वैसी स्थिति में अगर लालू का, पासवान का, कांग्रेस का, इन तीनों का गठबंधन हो जाता है, तो आपके सवाल का जवाब यह है कि सबसे बड़ा फायदा इन्हीं तीनों को मिलेगा। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। सुधीर जी, आपसे एक चीज़ जानना, एक तो मुझे याद है साइनिंग इंडिया बहुत जोर था उस वक्त, लेकिन अचानक आप लोग बाहर आए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अति उत्साह में हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और एक बनी बनाई सरकार को आप छोड़ रहे हैं? हम कोई उत्साह में नहीं है, और न तो नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में, प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया है। हम अपने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष उनको बनाए हैं, और नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभिरंजन जी की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभिरंजन जी को शायद तमाम सर्वे एजेंसियों की रिपोर्टिंग, ये तो बड़े ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, और सारे सर्वे एजेंसियों की रिपोर्टिंग देखते होंगे। किसी सर्वे एजेंसी ने यह नहीं कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इस परिस्थिति में जब हम अलग होकर के लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। किसी ने हमें 20 से नीचे नहीं बताया है, किसी सर्वे एजेंसी ने, और यह होगा, बता देते हैं आपको, और पूरे देश में ही फायदा होगा और बिहार में भी फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी इस देश के जनता की मांग तो बन ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई चाह करके भी, देखिए, जनता प्रधानमंत्री चुनती है, प्रधानमंत्री कोई नेता नहीं चुनता है। नेता को चुनना हो तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। नेता भी कभी कभी चुनते हैं, देवगौड़ा जी हुए, गुजराल जी हुए, और लोग हो गए, नेता भी कभी कभी चुनते हैं। आज मनमोहन सिंह हैं, कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में है, नेता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। तो जनता जब चुनेगी प्रधानमंत्री, तो एक ताकतवर प्रधानमंत्री देश के सामने आएगा, एक मजबूत प्रधानमंत्री आएगा, एक निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री आएगा, एक विकासोन्मुख प्रधानमंत्री आएगा, और वह इस बार देश की जनता चुन लेगी। कांग्रेस के कुशासन से ऊब चुकी जनता, कांग्रेस का निर्णय के से ऊब चुकी जनता, महंगाई और भ्रष्टाचार से रसातल में देश को ले जाने वाली कांग्रेस से जनता पूरी तरह से फेडअप है, और इस देश में एक नया नेतृत्व की जरूरत है। कमजोर नेतृत्व की जगह पर एक ताकतवर नेता, आडवाणी जी, देश की जनता की मांग हो चुका है, आडवाणी जी रहेंगे। और वह कौन होगा? वह भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, इतना तय मानिए। वह भारतीय जनता पार्टी का नेता ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, देश का शासन सत्ता का संचालन करेगा, और एक कमजोर नेतृत्व से देश को मुक्ति दिलाएगा। मिसाल देकर के इस छोटी दलील को मैं खारिज करता हूं। इनको एनडीए का शासनकाल मिला, शाइनिंग इंडिया की बात की, हालत पतली हो गई। स्वर्णिम शासनकाल था वह, शकील साहब। सुन लिया जाए। नहीं, जो आपने इनकी बात भी सुन लीजिए। नहीं किया 50 वर्षों में, वाटर बिहारी वाजपेयी 6 वर्षों में किया था। नहीं सुधीर जी, उसी लकीर पर आप भी चल रहे हैं। जरा सुन लीजिए, उसी लकीर पर आप भी चल रहे हैं। सुधीर जी, हाँ शकील साहब बोले। अटल जी ने रास्ता दिखाया, उस पर आप चले हैं। चलिए, भले बेहतर ढंग से नहीं चल सके। हाँ चलिए शकील साहब। सुनने की क्षमता रही। बिल्कुल। एनडीए की सरकार आई और जनता ने शाइनिंग इंडिया करके, आपने कहा, उसको धो दिया। यूपीए 1 आए। यूपीए 1 के बाद अगर वो खराब प्रधानमंत्री होते, कमजोर प्रधानमंत्री होते, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आंकड़ा 206 तक नहीं जाते। ये सब मिसालें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कार्यक्रम क्या हुआ, पॉलिसी क्या आई, देश की एकता का क्या हुआ, उसको बात ही छोड़िए। दूसरी बार यूपीए 2 आई, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस पे आई। ये 2 मिसालें ऐसी हैं जो इनके दलील को करती है। अभी एक राज्य को इन्होंने रिटेन किया, हमने 2 राज्य इनसे छीना। किस बुनियाद पे छीना? परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, अपने अच्छे कामों की बुनियाद पे, देश की एकता और अखंडता को बचाने की बुनियाद पर इनसे हमने वो राज्य छीने हैं। भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है, तो आपको पता है कि अभी तक बंगारू लक्ष्मण जैसा एग्जाम्पल सामने नहीं आया है। इसलिए मिसालें बहुत हैं। टेलीविजन पे आज बुनियादी तौर पे हम लोग गठबंधन के, बिहार के गठबंधन में नीतीश और भारतीय जनता पार्टी अलग होती है तो बिहार की परिस्थिति क्या होगी, इस परिस्थिति पर हम लोग चर्चा करें। इतिहास पे अगर जाइएगा तो
इतिहास कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। एक कांग्रेस का इतिहास इतना गंदा है, इतना देश विरोधी इतिहास है कांग्रेस का। ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा रहता देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा ना कि देश सुधीर के जी, हिंदू और सुधीर जी, इन्होंने कहा करने वाली कांग्रेस पार्टी, 40 साल तक सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी, नहीं चुना। इसलिए कि वोट गिरा दी आपने किया, इसी देश की गिरा दी जनता, आप आपने कहते किया, हैं कि देश की जनता जनता को बांटने का काम आपने जरा सा, किया, आप ये हिंदू कहते हैं मुसलमानों कि को सुधीर जी, धक्का कराने का आपने काम किया। सुधीर जी, जरा सा जनता ने चुना तो भारतीय जनता हिंदुस्तान ने नहीं बनने दिया यहाँ के लोगों देश की को, जनता ने भारतवासी नहीं कांग्रेस बनने को दिया। चुना है। आपने जाति जरा और सा धर्म के नफरत सुधीर की जी, खाई पैदा किया। सुधीर जी, आपके कारण जो है इन लोगों के साथ दिक्कत यह देश विकास नहीं कर सका, यह देश पीछे रह गया, यह देश पीछे रह गया। होता है वो इसी तरह जरा साहब, जो डिक्टेटरशिप होता है वो इसी तरह बोलता है। इनकी भी बारी आ जाती है। साफ चलिए, बात यह है कि आपने खुद ये दलील दी है कि जनता चुनती है, तो पूरे देश में इतने दिनों तक, इतने काल तक देश की जनता ने ही कांग्रेस को चुना है, किसी और ने नहीं चुना है। ये बात को मानना चाहिए, रामानु जी, और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब जो स्थितियां हैं, ठीक है, कांग्रेस की अपनी दलील है, बीजेपी की अपनी दलील है, आरजेडी का क्या प्लानिंग रहेगा इस हालात को देखते हुए? क्या आपके अंदर भी कोई मंथन चल रही है आपके यहाँ? तो हम लोग ये मानते नहीं हैं कि ये लोग अलग होंगे, क्योंकि स्वार्थ पर टिका हुआ ये है, और स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब सत्ता के लिए लोगों ने गठजोड़ किया था, वो हमारी पार्टी के सरकार को हटाने और रोकने, कोई आइडियोलॉजी बेस्ड तो ये था नहीं, तो कुर्सी पर राज भोग रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि होने जा रही है, आंख में धूल झोंकने वाली बात है। अगर हो गया, एक आप जवाब दे, एक सूत्र से जो खबरें आ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी के भी कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं, जदयू की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, हमारे विधायक कोई टूटने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको सच्चाई बताऊं कि महाराजगंज के चुनाव के जो परिणाम के जो संदेश गए हैं तमाम मतदाताओं में और राजनीतिज्ञों में, एमएलएज में, एमपी में, उसके बाद तो ज़्यादातर जो नीतीश जी के एमएलएज हैं तो आपके संपर्क, हम लोगों के संपर्क में, हम लोग के यहाँ अपने आगे आवेदन आ रहा है। हाँ, ये कर रहे हैं लोग। जो देखा है जनता का मिजाज, जो लोगों ने देखा महाराजगंज में, और जो इन लोगों की काला बाजारी, हाथ की सफाई, चालाकी, बयानवीरों का बयान देने की जो कला को जनता ने जो पकड़ लिया है, मैसेज चिकन पकड़ाए हैं लोग, तो अब वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से लोग जाने वाले हैं। इन लोगों के यहाँ से आने वाले लोगों की ये तो परेशान है बेचारा। अभी मंगल पांडे जी ने कहा है कि उनके विधायक को ही तोड़ा जा रहा है। हाँ, मंगल पांडे जी को तोड़ा जा रहा होगा, क्योंकि मंगल पांडे जी और इन लोगों का जो नुरा कुश्ती है उसमें कह सकते हैं हमारे एक भी लोग नहीं जाने वाले हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। आपके यहाँ से क्या जाएंगे? तक सवाल जी, वो जो राजेश जी कह रहे थे, ये तो एक अजीब ढंग का ये है कुप्रचार करना कि मामला जो सब जुडिस है, ये कहना कि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये हम करते हैं, और ऐसा ये नहीं है। ये जो जब प्रक्रियागत है मामला, न्यायालय में है, हम लोग अपने पक्ष रख रहे हैं, वैसा नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि आरजेडी में कोई दूसरा नेता ही नहीं है, ये तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आरजेडी में आप देख लीजिए हमारे यहाँ कितने क्वालिटी वाले लोग हैं, सभी का सबका देखा जाए, चाहे हमारे एमएलए रहे हैं अभी सो, पहले रहे सो, एमपी हमारे रहे सो, कि हम लोग कितने किस तरह के लोग हैं लोग। और एक से एक नेता हमारे यहाँ बड़े बड़े, हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, और इन लोगों के नाटक पकड़े गए हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे, और आपको चलिए, सरकार किसकी बनेगी और किसकी सरकार फिलहाल जाएगी, रहेगी, ये सब जनता तय करेगी। और लोगों की निगाहें वर्तमान राजनीतिक हालात पर टिकी हुई है। कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी सब लोग अपने तरीके से देख रहे हैं, और आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। साथ ही साथ अभिरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो कल क्या होगा, जो आज हमने रखा है कि कल क्या होगा, वाकई में कल का दिन बड़ा अहम है। आप लोग भी इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी मीटिंग करने वाला है, बीजेपी में भी लगातार मीटिंग का दौर जारी है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम होते होते स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, और रविवार का दिन निश्चित रूप से क्या कहें, नया सवेरा लेकर आ सकता है। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, वक्त होता है खत्म, और आप देखते रहिए आर्यन न्यूज। नमस्कार। दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की, दुश्वारी का सबब यही है। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी हैं करते तो चर्चा नहीं होती।